अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है फिजिकल क्लासेस में डिफरेंट चैप्टर्स पे थे, डिफरेंट सेक्शंस, लेकिन ये काम इसलिए किया गया कि जनाब आप सब जो हैं वो एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्लासेस में। जो चैप्टर जहाँ तक हुआ था वहीं हमने स्टॉप कर दिया। जब भी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो वापस हम उसको रेज्यूम करेंगे वहीं से जहाँ हम छोड़कर आए थे। तो मेरा ख्याल से सेक्शन ए में जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 हो गए थे, और सेक्शन बी के अंदर 3, 4 और 6 चल रहा था। 6 से लास्ट के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। आई थिंक मैं कंप्लीट करवा चुका था आप लोगों को, लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं हम, वो है हमारा चैप्टर नंबर 7 बच्चों। तो चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है हमारे पास वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसी नाम का एक चैप्टर आप पढ़कर आए थे मैट्रिक क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन मैट्रिक से थोड़ा डिफरेंट है शायद। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? वर्क, पावर एंड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क के टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद पावर की बात करेंगे बच्चों, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को। तो देखें, एक बात जानने वाली ये है कि जब पहला टॉपिक ही वर्क है तो वर्क होता क्या है? वर्क जो है वो हम किसे कहते हैं? वर्क। मैट्रिक लेवल पे भी वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स की ही डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर दे, या जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो। बस कहने का मतलब ये है कि फोर्स लगाई जाए किसी भी बॉडी के ऊपर, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो इट्स मीन कि बॉडी क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है। सही है जनाब। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है बच्चों वर्क डन की? मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे ही मेरा बोर्ड फुल हो जाएगा मैं आपको 2 मिनट दूंगा ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको कॉपी करने लगा। अब देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं साथ साथ कि क्या डेफिनेशन है हमारे पास? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की 5 मीटर की, लेट सपोज, तो 5 का यूनिट है ना, वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखा बच्चों हमने? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द component of force and the component of force in the direction of displacement. The direction of displacement is called work. क्या हो गया बेटा? ये is called work। ये तो आ गई आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन किस चीज की बेटा? वर्क डन की प्रॉपर डेफिनेशन। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और फोर्स के कंपोनेंट की वैल्यू, उस कंपोनेंट की वैल्यू जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मल्टीप्लिकेशन, ऐसा इन दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा, जो बॉडी फिजिकल क्वांटिटी कवर करेगी, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? वर्क डन कहेंगे। ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो इसका भी बच्चों एक यूनिट हमारे पास होगा, जाहिर है। यूनिट से पहले क्या होता है? हर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला होता है, तो फार्मूला डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं हम आगे। यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा कि इफ एफ इज द, या ऐसे लिख देते हैं इसको कि इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ force, right? D is the displacement, D is the displacement, and theta will be the angle between each other। ये आपके पास क्या आ गया? फोर्स का कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट और थीटा हो गया। सही है बच्चों, एक बार छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को और अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। वो क्या कि आपके पास ये आ गई एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इसको आप कैपिटल डी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं मैट्रिक लेवल से कि जब भी कोई वेक्टर होता है
तो उसके ऊपर एरो हेड लगाया जाता है। सही है बच्चों। ये आपके पास आ गया फोर्स का वेक्टर, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, फोर्स का वेक्टर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स को कंपोनेंट कर लिए। कौन सा कंपोनेंट था, हम ऊपर लिख कर आए हैं, वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में होगा उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी कि अब जाहिर है कि इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा है। अब खुद देखिए कि F जो है, यहाँ पर F जो है वो y और x एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, एंड whenever a vector lies in between y and x axis, we are supposed to resolve that vector into two rectangular components. Number one is horizontal component and number two is vertical component. लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। हमें फौरन से पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो हमारे पास जो वर्क का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, f cos थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव द फार्मूला दैट इज W is equals to D into F cos थीटा। इसको अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, F D cos थीटा। समझ आ गई बात बच्चों ये वाली। तो ये आ गया वर्क के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जो आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि हमारे पास जब भी cos थीटा आता है और जो भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की होती है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक आपके पास क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। जिन हजरात ने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 2 कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रख लें कि जब भी cos थीटा हटता है तो दोनों वेक्टर के दरमियान डॉट लगता है। ठीक है, जब भी sin थीटा हटता है तो दोनों वेक्टर के दरमियान क्रॉस लगता है। फिलहाल इतनी बात याद रखें, जैसे ही हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को, अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन कोई होती नहीं, लेकिन अगर मैं एफ डी कॉस थीटा को इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ये क्या आ गया आपके पास, वर्क का फॉर्मूला आ गया। सही है, ये एक और फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म के अंदर, लेकिन ये बात को याद रहे बात कि वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की दो टाइप्स होती है, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होती है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या है आपके पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, when two vectors multiply with each other the answer may be a scalar, इट्स मीन कि ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट मेरे पास क्या होगा बच्चों, अब हम जानते हैं फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो क्या बन गया न्यूटन मीटर। ये वाली बात समझ में आ गई, क्या बन गया बच्चों यूनिट, न्यूटन मीटर बन गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, उसूली तौर पर न्यूटन मीटर होना चाहिए था, लेकिन जो एसआई यूनिट है वर्क का वो न्यूटन मीटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होता है। सही, और 1 जूल जो है वो बराबर किसके होगा, 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर के। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि when the work is said to be 1 joule, then what will you say, आप क्या कहेंगे बच्चों, आप कहेंगे when a force of 1 newton is applying on a body and it will displace through 1 meter, then the work done covered by a body is said to be 1 joule। समझ आ गई बात, यहाँ तक आप लोगों के, ये भी आपके पास वर्क का फॉर्मूला यूनिट सब हो गया। अब देखें वर्क, मैंने बात की थी आपसे कि वर्क की नेचर कैसी है, आप क्या लिखेंगे सर कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने क्या लिख दिया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी है। हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, दैट्स व्हाई। अच्छा जनाब, तो निपट गया आपके पास वर्क, वर्क के बाद फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसकी नेचर। अब बीच में है एंगल आपके पास बच्चों। सही, जब एंगल आपके पास है इसका मतलब एंगल चेंज भी हो सकता है। जब एंगल चेंज होगा तो वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। अगर एक टाइप होती है आपके पास वर्क की पॉजिटिव वर्क
वर्क भी कहते हैं आप, और इसके अलावा आप उसको मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं और मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं। वो क्या होता है, आइए देखिए। अभी कहा गया कि इफ वेक्टर एफ, यानी फोर्स की बात कर रहे हैं, इफ वेक्टर एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या कह रहे हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, जब क्या होंगे, दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगे, तो आप ये लिख सकते हैं और द एंगल बिटवीन देम, मैं सारी दोनों बातें लिखना होगा, और द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, then the work is said to be, then the work is said to be, क्या करेगा बच्चों, वर्क पॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव या फिर मैक्सिमम वर्क कहलाएगा। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। एक डायरेक्शन में मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रही है, फोर्स डायरेक्शन भी वॉल की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगी, वॉल की तरफ होगी, ठीक है। अगर आपकी तरफ है कोई बॉडी, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स भी आपकी तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी तरफ हो रही है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आई बात ये वाली, ठीक है। ये तो पढ़ गया आपके पास पॉजिटिव वर्क। अब इसका फार्मूला क्या होता है ये देखिएगा आप लोग बच्चों। देखिए फार्मूला क्या है, W = FD cos थीटा, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं हम मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज करेंगे, W = FD cos थीटा। मैं यहां लिख रहा हूं कि W = FD cos थीटा। एंगल कितना है, 0 डिग्री, जब 0 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ये होगा कि यहां क्या आ जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो मैं एक बात जानता हूं कि cos 0 डिग्री बराबर किसके होता है बच्चों, आपके पास 1 के बराबर होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, WFD * 1, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। W = FD * 1, इट्स मीन W = FD हो गया। ये फार्मूला आ गया आपके पास मैक्सिमम वर्क का। देख ले, जो F की वैल्यू होगी उससे D की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। फिर दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूं वर्क के, तो वो हमारे पास होती है बच्चों, आइए समझ लीजिए कि नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव होता है, तो पहले नेगेटिव वर्क कर लेते हैं। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कब बनेगा, नेगेटिव वर्क उस वक्त बनेगा जब हम क्या देखेंगे कि इफ वेक्टर F एंड डिस्प्लेसमेंट D, जैसे कर देते हैं इफ वेक्टर F एंड डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। जैसे करते हैं सिर्फ इफ वेक्टर F एंड D लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं, याद रख सकते हैं इफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D, दोनों बातें सही होंगी, ठीक है बच्चों। आर एंटी पैरेलल, अब एंटी पैरेलल का वर्ड यूज करें या फिर हम बोले अपोजिट टू ईच अदर, दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो क्या लिखा, इफ वेक्टर F एंड डिस्प्लेसमेंट D आर एंटी पैरेलल, और यू कैन से कि अपोजिट टू ईच अदर, जब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मुखालिफ, तो और जैसे कह रहे हैं और द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल होगा, तो हमारे पास वर्क क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, W = FD cos 180 डिग्री, एंड cos 180 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है -1, सही है ना। तो ये क्या हो गया, FD * -1 हो गया, एंड द फार्मूला बिकम्स W = -FD। ये वाली बात समझ में आ गई आपके, ये आ गया आपके पास नेगेटिव वर्क। इसकी कोई एग्जांपल है सर हमें, इसकी एग्जांपल भली एग्जांपल वो है जो चैप्टर नंबर 3 में पूरी पढ़ कर आए थे, वो कैसे, देखिए फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, आप एक स्प्रिंग के एक एंड पे फोर्स लगा रहे होते हैं, दूसरे एंड के ऊपर जो है वो क्या हो रहा होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होती है। जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होती है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसी होती है, अपवर्ड होती है। फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो ऐसा वर्क डन क्या कहलाता है, आपके पास नेगेटिव वर्क डन कहलाता है, सही है। जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू ईच अदर हो, तो हमारे पास बॉडी वर्क डन करेगी, वो क्या करेगी बच्चों, नेगेटिव वर्क डन कर रही होगी। समझ आ गई बात, यहाँ तक आप लोगों के। अब मैं थोड़ी देर की साइड पे हो रहा हूँ कि मैं पहला और वो इरेज करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों।
अच्छा जनाब, अब देखें माई होप्स हो गया, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम जो है इसके बाद हम थर्ड टाइप करेंगे नेगेटिव वर्क के बाद हमारे पास जो वर्क आएगा वो कौन सा होगा बेटा, वो हमारे पास होगा जीरो या फिर मिनिमम वर्क होगा, जीरो या फिर मिनिमम वर्क होगा। मैं इरेज करने लगा हूँ, ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इसके बाद हमने जो थर्ड टाइप पढ़नी है वो कौन सी है, वो हमारे पास है मिनिमम और जीरो। मैं इसलिए लिखते लिखते साथ साथ समझाता भी गया ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई भी। जनाब, the third type is zero और minimum work, जीरो और मिनिमम वर्क। अब देखें पैरेलल भी हो गया, एंटी पैरेलल भी हो गया। अब तीसरी चीज क्या होगी अपने पास, अगर ये बॉडी है बच्चों, ठीक है, इस पे मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता रहूं, क्या ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी इधर या उधर? कभी भी नहीं करेगी, ठीक है। अब क्यों नहीं करेगी, इसका मैथमेटिकल रीजन क्या है अभी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी बात। तो मैं लिखता हूं क्या कि f वेक्टर f यानी फोर्स का वेक्टर जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है एंड डिस्प्लेसमेंट d। अब कैसे होने चाहिए यहाँ पे, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे हो बच्चों, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, या फिर जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ऐसे कह लो कि और द एंगल बिटवीन देम, क्या कह सकते हैं इसके अलावा, और द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो हमारे पास तब क्या बन जाएगा वर्क डन, तब हमारे पास वर्क डन बन जाएगा W is equals to FD cos 90 degree, and as we know that cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, that's why FD into 0 when any number multiplies with 0 the whole term will be 0। यहाँ क्या आ जाएगा, W is equal to 0। आपने देख लिया कि हमारे पास जो वर्क डन हो गया ये कैसा हो गया, मिनिमम यानी कि 0 हो गया। तो आज हमने क्या देखा, वर्क की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, यूनिट, टाइप्स, नेचर। आई होप सो कि पूरा लेक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, और बिल्कुल इसको एज इट इज कॉपी कीजिएगा जैसे मैंने लिखवाया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।